दिख रहे हैं, लेकिन फोकस करते हैं आज के पार्लियामेंट के बड़े मुद्दे पर, जहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पार्लियामेंट में आने की उम्मीद ये भी की जा रही है कि शायद सरकार इसे पास करवाने में कामयाब हो। लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट होगा और नए बैंकिंग लाइसेंसेस जो जारी होने हैं, जिस पर काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रही है, उस पर किस तरह का असर पड़ेगा, इन सब पर बातचीत करने के लिए देश की जानी मानी कंसल्टेंसी फर्म EY के पार्टनर अश्विन पारेख हमारे साथ हैं स्टूडियोज में। पारेख साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। पहला सवाल यही कि अगर सरकार कामयाब हो जाती है ये अमेंडमेंट एक्ट पास करने में, तो क्या उम्मीद की जाए कि बहुत जल्दी नए बैंकिंग लाइसेंसेस के लिए RBI की तरफ से गाइडलाइंस आती हुई दिखेगी? कब तक हो सकता है ये? दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो अमेंडमेंट ड्राफ्ट हुआ है वो 2008 में ड्राफ्ट हुआ है। उसके बाद में 3 स्टैंडिंग कमिटीज़ ने इसके ऊपर गौर किया है। तो जहाँ तक RBI का सवाल है, RBI के पास में ये इतना समय जो है वो बहुत अच्छी तरह से मिला हुआ है प्रिपरेशंस करने के लिए कि अगर अमेंडमेंट एक्ट उसी ढंग में, जिस ढंग से इसको ड्राफ्ट किया गया है, अगर वो पार्लियामेंट उसको क्लियर करती है तो RBI किस ढंग के गाइडलाइंस बना सकती है नए लाइसेंस के लिए। तो मेरे मत से, मेरे हिसाब से अब ज़्यादा मतलब देर ना होनी चाहिए, क्योंकि इतने सालों से बैंक के RBI के पास में ये वक्त था कि वो जो नए रेगुलेशंस लाने हैं वो उसके लिए प्रिपरेशंस करके रेडी कर लें। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इस अमेंडमेंट में RBI, या यूँ कहें कि हमारा सेंट्रल बैंक जो है, वो चाहता है कि उन्हें ज़्यादा पावर्स मिले बैंक्स के बोर्ड को सुपरसीड करने का, उनके एसोसिएट्स की जांच करने का। क्या वाकई में RBI को इस तरह के पावर्स की ज़रूरत है इस वक्त? देखिए, दो हिस्से हैं इसके अंदर। जहाँ तक पॉलिसी का सवाल है, पॉलिसी क्लियर हो गई, जैसे अमेंडमेंट एक बार क्लियर हो गया तो पार्लियामेंट ने अपनी तौर से ये तय कर लिया कि रेगुलेटर के पास में ये पावर्स होना ज़रूरी है। जहाँ तक पास्ट, अगर आप देखेंगे पास्ट के जो एक्सपीरियंस जो हमारा है, उसमें 3-4 मुद्दे ऐसे उठे हैं। जैसे हम लोगों ने 93-94 में जब नए बैंकिंग लाइसेंस दिए थे तो उसके जो कंडीशनैलिटीज थे, सब प्रोमोटर्स ने उसको बराबर से ऑब्जर्व नहीं किए। तो एक सबसे पहला मुद्दा उठा था। दूसरा, उसके बाद में ये हुआ कि 2005-2006 के बाद में हमने देखा कि कई बैंक्स जाके RBI के पावर्स को चैलेंज करने की कोशिश करते थे। जैसे हमने बैंक ऑफ राजस्थान के केस में देखा कि उन्होंने चैलेंज करने की कोशिश करी रेगुलेटर के लिए। तो 2-3 मसलों पे मेरे हिसाब से रेगुलेटर के पास में ये पावर्स होना बिल्कुल आवश्यक है। पहला तो ये कि बोर्ड, जहां तक अच्छी गवर्नेंस का सवाल है, बोर्ड और बोर्ड के कॉम्पोजिशन के ऊपर RBI का पूरा नियंत्रण होना चाहिए। ये एक बिल्कुल तय साफ बात है। दूसरा ये भी मुद्दा हो सकता है कि जहाँ की जिस कंडीशन से उसको लाइसेंस मिलते हैं, जैसे बिजनेस प्लान में आपने कहा है कि आप अगर फिनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर ज़्यादा गौर करेंगे, अगर आप आपकी ब्रांचेस जो हैं वो टियर 2 से लेकर टियर 6 के वाले जो मार्केट्स या लोकेशंस है वहाँ पे जाएंगे, अगर आप नहीं करते ये सब, तो फिर RBI के पास में ऐसे हक, ऐसे एम्पावर्स, ऐसे अधिकार होने ज़रूरी हैं कि उसके अंदर वो नियंत्रण में रख सके इन बैंक्सों को। मेरे हिसाब से ये होना बहुत ज़रूरी है। पारेख साहब, एक और मुद्दा जो है, इस वक्त काफ़ी छोटे बैंक्स और बड़े बैंक्स के बीच में मर्जर्स का भी चल रहा है, काफ़ी बात आती है। लेकिन क्या ये अमेंडमेंट बिल पास होता है तो ऐसे में बैंक्स को आपस में मर्जर करना आसान हो जाएगा? क्या उन्हें RBI की अप्रूवल की या फिर CCI की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल। देखिए, तीनों एक्ट्स जो हैं, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसके अंतर्गत जो प्रोविजंस चाहिए थे, जिसके हिसाब से मर्जर एक्विजिशन वगैरह का भी जो मसला है उसको भी अच्छी तरह से अगर हल करना है तो उसके लिए भी RBI को ज़्यादा पावर्स चाहिए। तो वो बिल्कुल उसके ऊपर मतलब ध्यान दिया गया है ये जो नए अमेंडमेंट्स के अंदर हैं। और जहाँ तक मतलब बैंकिंग एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 279/1980 का सवाल है, वहाँ भी मतलब ऐसे प्रोविजंस हैं कि जिसके अंदर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूडेड, अपने आप से, अपने बोर्ड से ये तय कर सकती है कि हमें इनके साथ में मर्ज करना है या हमें इस तरह का मतलब स्कीम बनाना है, तो कर सकती है और RBI उसको अप्रूव कर सकती है। बिल्कुल होती हुई दिखे। लेकिन हम EY के पार्टनर अश्विन पारेख साहब से बातचीत कर रहे थे नए बैंकिंग लाइसेंसेस के ऊपर। एक और बड़ा मुद्दा जो है बैंकिंग लाइसेंसेस के लिए पारेख साहब, वो ये कि 10% की जो वोटिंग सीमा है उसे बढ़ाना चाहते हैं और 26% के आसपास करने की एक संभावना जो बताई जा रही है। क्या आपको लगता है कि वो करना पॉसिबल होगा? और साथ ही जो PSU बैंक है वहाँ पर 1% से वोटिंग की सीमा को बढ़ाकर 10% करने की बात की जा रही है। ये दोनों जो मुद्दे हैं, दोनों मुद्दे
जैसे मतलब आप अगर ओरिजिनल ड्राफ्ट में देखेंगे और उसके बाद में जो स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था और जो कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव किया है उसके बाद में, उसमें मुझे नहीं लगता कि पार्लियामेंट के तौर पे, जहाँ तक पार्लियामेंट्री प्रोसेस का सवाल है, उसके अंदर कोई बड़ी दिक्कत नज़र आए, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी ने ये रिकमेंड किया हुआ है। पहले जब ओरिजिनल ड्राफ्ट बना था तो दी वोटिंग राइट्स वर इन कीपिंग विद द शेयर होल्डिंग, जैसे मतलब मेरे पास में अगर 40% का शेयर्स है तो मेरा वोटिंग राइट 40% तक बनता है। उसको स्टैंडिंग कमेटी और कैबिनेट कमेटी के रिकमेंडेशन से 26% की एक सीमा लगाई गई है। दोनों आवश्यक है मेरे हिसाब से, बिकॉज नए लाइसेंसेस जब मिलेंगे बैंकिंग के, तो जो नए प्रमोटर्स आगे आएंगे, जो अपना कैपिटल लगाएंगे इसके ऊपर और अपना कमिटमेंट जो देंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास में कम से कम कोई मैनेजमेंट का कंट्रोल या अधिकार। अब आप देखेंगे 26% में आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते, पर कंपनीज एक्ट के अंतर्गत आप कम से कम कोई एक एडवर्स रेजोल्यूशन अगर बैंक के सामने आता है तो उसको आप ज़रूर रोक सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से 26% का वोटिंग राइट का प्रमोटर के लिए होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। और ये एक सही कदम, मतलब एक सही दिशा में इस कदम को लिया जा रहा है। बिल्कुल। पारेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज़ के लिए आज वक्त निकालकर अपनी पूरी एनालिसिस